लास्ट वीडियो आपके लिए चैप्टर नंबर 14 का इख्तिताम थी। हमने आपको दो न्यूमेरिकल सजा कर दे दिए। अब हम लोग चैप्टर 15 की ओर प्रोसीड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर 15 जो है वो रिफ्रैक्शन के फिनोमेना से स्टार्ट होगा। रिफ्रैक्शन चैप्टर नंबर 15 यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 आप देखेंगे, चैप्टर 15 ये भी एक आसान सा चैप्टर है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस, इस चैप्टर का पूरा नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस। इसमें हम क्रिटिकल एंगल के बारे में जानेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानेंगे। कुल मिलाकर ये 10वीं कक्षा में आपके द्वारा पढ़ा गया चैप्टर है, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, ये पूरा चैप्टर का नाम है ऑप्टिकल फाइबर। आइए चैप्टर को विधिवत प्रारंभ करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। When a ray of light travel from one medium to other, its characteristic property that is known as wavelength is changes. This phenomena is known as refraction. नहीं लिखा है आपकी किताब में, पर मुझे आपको बताना पड़ेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। It is my moral responsibility to explain the depth knowledge of the concept. So what is the reality behind the refraction? Change in the wavelength. What is wavelength? Wavelength is the characteristic property of the wave. If you want to describe a wave, you must tell what is the wavelength of that a particular wave. If you are not able to describe the wavelength of the wave, then it is not a wave. So for the wave, it is necessary and mandatory that you must measure the wavelength. If you measure the wavelength, then you say that a particular thing is a wave. Otherwise, it is not a wave. मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे आपकी आइडेंटिटी, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पेन कार्ड हो सकता है, आपके स्कूल का आईडी कार्ड हो सकता है, जिस पर आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह लिखा हुआ होता है। उसी तरीके से किसी वेव की कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए आपको उसकी वेवलेंथ बतानी होगी। तो वेवलेंथ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो रिफ्रैक्शन में बेसिकली होता क्या है, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। इसी वेवलेंथ के चेंज होने के फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, जिसे आपने पिछली कक्षाओं में, पिछली क्लासेस में ऐसे सीखा था, द बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर from its path, or deviation of light from its path when it travel from one medium to other is known as refraction of the light. उसी को हम यहाँ पर एक पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, when a ray of light travel from one medium to other, when a ray of light travel from one medium to another medium, its wavelength changes. This phenomena is known as refraction. इसको बेटा रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये तो ही हमारी डेफिनेशन है। अब जो तुम्हारी किताब कहती है वो भी लिख देता हूं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट डिविएट फ्रॉम इट्स पाथ। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम one medium to the another medium, its
wavelength, अरे it deviate from its path, it deviate from its path. This phenomena is known as refraction. ये इसकी दूसरी डेफिनेशन हो गई, known as refraction. इसको हम रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं. अब साहब तो देखिए यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स. बेटा दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री को हम इंटरफेस के नाम से जानते हैं. अब इधर एक मीडियम है मीडियम 1 और इधर है एक मीडियम मीडियम 2. एक रे यहाँ से इंसिडेंट की ऐसे, ठीक जहां पर इंसिडेंट की मैंने बताया सरफेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन आप खींच दीजिए, उसको आप नॉर्मल बुलाएंगे. क्या बुलाएंगे? नॉर्मल. अब उम्मीद तो आपकी यही थी कि रे ऐसे जाएगी, लेकिन ये अपने पाथ से यूं झुकी. अगर ये नॉर्मल की तरफ बेंड की है तो पहला मीडियम रेयरर होगा और दूसरा मीडियम डेंसर होगा. ये हुआ आई, ये हुआ आर और ये हुआ डी. अब इसमें एक और संभावना बनती है, ये इंटरफेस एक ही बार लिखा हुआ है बाबू, ठीक है. ये रे ऐसे जा रही थी, इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये ऐसे चली गई. ये देखिए ये आई है आपका, ये आर है आपका और ये आपका डेल्टा है. तब मीडियम 1 क्या होगा? मीडियम 1 डेंसर हो जाएगा और मीडियम 2 रेयरर हो जाएगा. ठीक. एक और केस, ठीक. देखिए एक रे जो नॉर्मल इंसिडेंस करती है, नॉर्मल इंसिडेंस पर नॉर्मल रिफ्लेक्शन होगा. नॉर्मल रिफ्लेक्शन हुआ तो अगर पहला मीडियम रेयरर है तो दूसरा मीडियम डेंसर हो सकता है, और दूसरा अगर पहला मीडियम डेंसर है तो दूसरा मीडियम रेयरर हो सकता है. कोई फर्क नहीं पड़ता कि रे डेंसर से रेयरर में जा रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है. अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो फिर वो अनडेविएटेड जाएगी. बाकी सारे केसेस के अंदर रे अपने पाथ से हटेगी. तो ये भी रिफ्रैक्शन है, ये भी रिफ्रैक्शन है, ये भी रिफ्रैक्शन है, लेकिन ये बड़ा खास तरह का रिफ्रैक्शन है. 3 तरह के रिफ्रैक्शन मैंने आपको दिखा दिए. रेयरर से डेंसर में जाने पर नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, डेंसर से रेयरर में जाने में नॉर्मल से अवे बेंड करती है. अगर नॉर्मल इंसिडेंस करे तो रेयरर से डेंसर से या डेंसर से रेयरर में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहेगी. ठीक है, अनडेविएटेड. इसमें जो आई है, आई मेरे भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस है. ठीक दिख रहा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस. आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. ठीक. और डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन है. तो इसे नोट कर लीजिए. अब इसे आप नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं. तो देखो ये नेचुरल फिनोमिना है. तो अगर फिनोमिना नेचुरल है तो फिर कोई लॉ होगा. बिना लॉ के नेचुरल फिनोमिना नहीं होते. नेचर का नेचर है कि हर चीज को बैलेंस करके वो चलती है, तो उसका एक नेचर है. तो इसका मतलब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होंगे, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, इसमें जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड refracted ray all lie in same plane. या अगर आपको वेक्टर याद हो तो आप कह सकते हैं कोप्लानर. ये रिफ्रैक्शन की पहचान होती है. और ऑल द थ्री आर कोप्लानर, ऑल द थ्री आर कोप्लानर.
एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इसका तो दूसरा लॉ है। अब इस चैप्टर में और इसके अगले तमाम चैप्टर में हर डेरिवेशन में हर जगह आप उस लॉ को पाएंगे। वो लॉ काली कलम से ही लिखना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ angle of refraction is a constant. ठीक, is a constant. अब sin I upon sin R is equal to constant. ठीक, this constant is known as refractive index. This constant is known as refractive index of medium of refraction to the मीडियम ऑफ इंसिडेंस। बात बिल्कुल साफ और वाज़ेह है कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव फिनोमिना है। मतलब ये जो कांस्टेंट आप ले रहे हैं, इस कांस्टेंट को हम प्रॉपरली अभी डिफाइन करेंगे। अभी डिफाइन नहीं किया मैंने, तो सिर्फ ये बताया है कि इसने लॉ का ये कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है या ऑप्टिकल डेंसिटी। इसका दूसरा नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी ये तय करती है कि उस पार्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड अप होगी या डाउन होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी ये नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड फिनोमिना है। मुझे पूरा व्हाइट बोर्ड चाहिए इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पोस्टमार्टम करने के लिए, इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप कृपया इसे नोट कर डालिए और मैं इसे वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं, तो इसे आप नोट कर डालिए और आगे बढ़ते हैं। अब इस कांस्टेंट के बारे में हम पूरी चर्चा विस्तार पूर्वक इस व्हाइट बोर्ड पर आपके लिए करते हैं, ठीक है, और एकदम वाजे कर देते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है, सब आपके सामने यहां पर मैं लिख देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी दो क्लास होती है बच्चों। ठीक, एक होती है एब्सोल्यूट और एक होती है रिलेटिव। एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव। अब इन दोनों को हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। ठीक, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, अब मैं इसको यहां पर हमने पहले भी शायद बताया था, नहीं बताया तो आज बता दे रहे हैं। R डॉट I डॉट, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम is measured with respect to, any medium is measured with respect to air slash vacuum, then it is called absolute refractive index of that medium। वो उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, राइट। ठीक है, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्लैश एयर to the
velocity of light in medium is known as absolute refractive index। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। मतलब ये एक ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें पहला मीडियम ऑफ इंसिडेंस हमेशा एयर या वैक्यूम होगा और दूसरा कोई भी एनी मीडियम हो सकता है, और रे हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। रे हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ये आई होगा, ये आर होगा, यहां सी मान लो लाइट की वेलोसिटी और यहां वी मान लो लाइट की वेलोसिटी। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू और एन से लिखते हैं और ये सी अपॉन वी होगा। ये ऊपर की डेफिनेशन से म्यू और एन, जो तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए साफ साफ लिख देता हूं, म्यू और एन इसकी डेफिनेशन। ठीक, अब रिलेटिव की चर्चा करें तो व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, यहां पर यह बात जरूर वाजे कर दूं कि ये मीडियम एयर और वैक्यूम के अलावा कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट एयर स्लैश वैक्यूम इज मेजर्ड with respect to any other medium। यहां भी आप ये कंडीशन लगा दें एक्सेप्ट एयर स्लैश वैक्यूम, तो एकदम साफ साफ पता लगता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कब लेना है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कब लेना है। भाई जब आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे तो फिर वो रिलेटिव होगा, और अगर एयर के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे तो फिर वो एब्सोल्यूट होगा। एक्सेप्ट एयर एंड वैक्यूम, देन it is called relative refractive index। relative refractive index of medium of refraction to the medium of refraction with respect to medium of incidence। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? ये तो पहली जो पॉइंट लिखा है वो ये बता रहा है कि कब आपको लेना है रिलेटिव और कब लेना है एब्सोल्यूट। दूसरा पॉइंट जो है आपका वो आपको ये बताएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ इंसिडेंस। देखो मैं एकदम साफ साफ लिख दे रहा हूं, बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ इंसिडेंस टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन is called relative refractive index। इसे आप relative refractive index कहेंगे। ठीक है बाबू। ये अब देखो, क्योंकि मामला मेरा है और आप जानते हैं हर चीज को एकदम सफा सफा बताना हमारी एक फितरत है। तो भैया ये तुमने खींचा, रे यहां से आई तो ये हुआ मीडियम ऑफ इंसिडेंस। अब अगर ये रेयरर है तो ये अगर डेंसर है तो ये आई और ये आर, तो ये डेंसर हो गया। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, यानी इसको ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम
विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। मान लो यहाँ वेलोसिटी v1 थी और यहाँ वेलोसिटी v2, तो v1 अपॉन v2 हो गया। अच्छा, अब जगह की तंगी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको जो मैं समझाना चाह रहा था वो और भी समझा दूं। देखिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ध्यान लगाकर समझिएगा। अब यार रे आती है और रे टर्न कर जाती है ऐसे, तो बाबू तुम्हारा ये आई है और ये तुम्हारा आर है। अब तुम जानते हो, इससे पहले वाले व्हाइट बोर्ड पर मैंने बताया था, अगर रे नॉर्मल से अवे बेंड करेगी तो फिर पहला मीडियम डेंसर होगा और दूसरा मीडियम रेयरर होगा। लेकिन इसकी में वेलोसिटी v1 और इसकी में वेलोसिटी v2 माना, तब यही फार्मूला आप कैसे डिफाइन होगा इसके लिए कैसे डिफाइन होगा, इसके लिए कैसे डिफाइन होगा भाई, इसके लिए क्या डिफाइन होगा, इसके लिए डिफाइन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम v1 अपॉन v2। व्हाट इज द डिफरेंस यू फाइंड? नथिंग एल्स, कोई डिफरेंस नहीं है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने का बस ये कानून है कि आप जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंस कर रही है उसकी वेलोसिटी पहले लिख दें और जिस मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रही है उसकी वेलोसिटी बाद में लिख दें। यानी न्यूमरेटर में वेलोसिटी ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस और डिनोमिनेटर में वेलोसिटी ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। दैट्स ऑल। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगला टॉपिक इसमें कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन चेंज ऑफ वेवलेंथ है। ठीक है, ये वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है, वेवलेंथ होता है। जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो चेंज कर जाती है, इसलिए रिफ्रैक्शन होता है। तो ये था रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में तमाम जानकारी। उम्मीद करता हूं आप इसे नोट करेंगे और अपने पास सहेज कर रखेंगे फाइनल एग्जाम्स के लिए। अब हम लोग यहाँ पर और भी कुछ करने जा रहे हैं अगली वीडियो में।